नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, इस बड़े नेता ने दिया ये इस्तीफा। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महागठबंधन ने बनाई नीतीश की नाकामियों को उजागर करने की रणनीति। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने जारी की है बिहार के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची, एक महिला समेत 21 उम्मीदवारों को मिला टिकट। इसी के साथ दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। तो दोस्तों रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, इस बड़े नेता ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर चौरसिया चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए हैं। वहीं एलजेपी में शामिल होने के बाद रामेश्वर चौरसिया जेडीयू पर हमला कर रहे हैं। एलजेपी में शामिल होते ही रामेश्वर चौरसिया ने कहा कि जेडीयू को वोट देना पाप है। रामेश्वर चौरसिया बीजेपी के टिकट पर नोखा विधानसभा सीट से लगातार 3 बार 2000, 2005 और 2010 में जीत चुके हैं। चौरसिया नीतीश के विरोधी नेता माने जाते हैं। 2015 का विधान चुनाव हार गए थे और इस बार उनकी नोखा सीट जेडीयू के खाते में चली गई है, इसलिए वे बीजेपी नेतृत्व से नाराज थे। अब रामेश्वर चौरसिया एलजेपी से इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को जब बीजेपी और जेडीयू के नेता सीट शेयरिंग को लेकर पीसी कर रहे थे, उस वक्त बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने एलजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बीजेपी छोड़ने की उनकी वजह ये रही कि उनकी दिनारा सीट जेडीयू के कोटे में चली गई। एलजेपी ने उन्हें दिनारा सीट से उतारने का भरोसा दिया है। इसके अलावा बीजेपी की एक और नेता डॉक्टर उषा विद्यार्थी ने भी एलजेपी का दामन थाम लिया है। उषा विद्यार्थी पटना के पालीगंज सीट से बीजेपी की विधायक रह चुकी हैं। वे बिहार राज्य महिला आयोग की सदस्य भी हैं। इस बार के सीट बंटवारे में पालीगंज सीट जेडीयू के खाते में गई है, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी से 28 साल का रिश्ता छोड़कर एलजेपी में शामिल हो गयी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, महागठबंधन ने बनाई नीतीश की नाकामियों को उजागर करने की रणनीति। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। महागठबंधन में लंबी खींचतान के बाद घटक दलों में सीटों का बंटवारा हो चुका है। अब महागठबंधन के घटक दल बोले बिहार बदले सरकार के नारे को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। उनका निशाना इस बार नीतीश सरकार के 15 साल के कार्यकाल की कथित नाकामियों और खामियों को उजागर करने पर होगा। आरजेडी का आरोप है कि नीतीश के सत्ता में रहने के दौरान बेरोजगारी और पलायन बढ़ा, आर्थिक विकास नहीं होने से बिहार काफी पिछड़ गया। साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने के ऐलान से महागठबंधन को लगता है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति कमजोर हुई है। आरजेडी के सांसद एडी सिंह ने एनडीटीवी से कहा, नीतीश कुमार बीजेपी के लिए अब तक लायबिलिटी हो गए हैं। मुझे लगता है कि लोक जनशक्ति पार्टी की बगावत से बीजेपी अंदर ही अंदर खुश होगी। अगर 2 महीना पहले बीजेपी नीतीश कुमार को अलग कर देती तो नीतीश कुमार लालू यादव की गोदी में जाकर बैठ जाते। पिछले 15 साल में बिहार में न युवाओं को रोजगार मिला, न कृषि क्षेत्र में विकास हुआ और न ही स्वास्थ्य सेवाओं में कोई सुधार हुआ। कोविड-19 संकट का इसका उदाहरण है। बिहार देश का सबसे गंदा राज्य है और पटना देश का सबसे गंदा शहर। चाहे कोरोना संकट का मैनेजमेंट हो या बाढ़ की त्रासदी या फिर बेरोजगारी का संकट, बिहार की जनता जेडीयू बीजेपी गठबंधन से तंग आ चुकी है। नीति आयोग ने कहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ विकास के मामले में देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। हाथरस में दलित बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसका बदला बिहार की जनता जरूर लेगी। बोले बिहार बदले सरकार। बिहार चुनावों में कांग्रेस ने इस नारे को लेकर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने जारी की बिहार के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची, एक महिला समेत 21 उम्मीदवारों को मिला टिकट। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दौर के मतदान के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें कुल 21 उम्मीदवारों के नाम हैं। सुल्तानगंज से बिहार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे लल्लन कुमार को मैदान में उतारा है, जबकि डॉक्टर अजय कुमार सिंह जमालपुर से लड़ेंगे। 21 प्रत्याशियों में एक महिला भी शामिल है, यह है हिसुआ से नीतू कुमारी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को झटका, परशुराम चतुर्वेदी होंगे बक्सर से भाजपा प्रत्याशी। जी हां दोस्तों, भाजपा ने 7 अक्टूबर बुधवार देर शाम पहले चरण के लिए बक्सर सहित 2 और सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही भाजपा ने कुल 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। भाजपा पहले चरण में एक सीट ब्रह्मपुर मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी को दे चुकी है। बक्सर सीट भाजपा कोटे में जाने से पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का टिकट कटा। उन्होंने जेडीयू के टिकट पर बक्सर से चुनाव मैदान
मैदान में उतरने की तैयारी की थी। कुछ ही दिन पहले उन्होंने बिहार के डीजीपी पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की थी। बक्सर सीट पर डीजीपी पद से वीआरएस लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे गुप्तेश्वर पांडे को करारा झटका लगा है। पिछले कई दिनों से अंबेडकर चौक स्थित एक मैरिज हॉल में खुले पूर्व डीजीपी और जेडीयू नेता गुप्तेश्वर पांडे के कार्यालय में अचानक सन्नाटा पसर गया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने गुरुवार को 2 और प्रत्याशियों की सूची जारी की। बक्सर से पार्टी ने परशुराम चतुर्वेदी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं अरवल सीट पर दीपक शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया गया है। दोनों प्रत्याशी पार्टी के किसान मोर्चे से जुड़े रहे हैं। चतुर्वेदी किसान मोर्चों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। बता दें कि एनडीए में जेडीयू और भाजपा के बीच सीट बंटवारे में अब बक्सर की सीट भाजपा के कोटे में चली गई है। जेडीयू ने आज अपने 115 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने भी आज बक्सर और अरवल सीट सहित अपने 29 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने खुद के खिलाफ की सीबीआई जांच की मांग, नीतीश से कहा गिरफ्तार करिए। जी हां दोस्तों, पूर्णिया के आरजेडी नेता शक्ति मलिक के मामले में बैकफुट पर आ गए तेजस्वी ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। तेजस्वी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर 2 टूक कहा है कि सीएम इस मामले में उनके खिलाफ सीबीआई जाँच करवाएं और जरूरत पड़े तो उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करें। करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस कांड, न्यायिक अधिकारियों ने पीड़िता के परिवार से की मुलाकात, हाईकोर्ट को देंगे रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट ने हाथरस कांड का संज्ञान लिया है। प्रमुख सचिव गृह से लेकर तमाम अफसरों को 12 अक्टूबर को कोर्ट में तलब किया है। इसे लेकर मंगलवार को हाथरस के न्यायिक अधिकारियों ने गांव में जाकर पीड़ित परिवार से बातचीत की। न्यायिक अधिकारी अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को देंगे। हाथरस में बवाल के चलते हाईकोर्ट ने खुद पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है। 12 अक्टूबर को प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारियों को तलब किया है। हाईकोर्ट पूरे मामले की खुद जानकारी करेगा। यही कारण है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मंगलवार को प्रभारी जिला जज, सीजेएम और अन्य न्यायिक अधिकारी दोपहर को गांव में पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत करके पूरे मामले की जानकारी हासिल की। करीब आधा घंटे तक अधिकारी गांव में रहे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोला सफेद झूठ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हाथरस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सफेद झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मामले को साजिश का रूप देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सामने सफेद झूठ बोला है। सरकार अपने हलफनामे में कह रही है कि परिवार की रजामंदी से लड़की के शव का दाह संस्कार हुआ है, जबकि सबको पता है कि वहां लड़की का परिवार मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा देकर हाथरस मामले की आड़ में जातीय हिंसा फैलाने की साजिश का आरोप लगाया है। अगर ऐसा है तो उसने बेहद कमजोर साक्ष्य दिए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। साजिश रचने में भाजपा को महारत हासिल, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर मीठी मीठी बातें करके झूठ और कुप्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि साजिश रचने में भाजपा को महारत हासिल है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार यादव ने कहा कि भाजपा और आरएसएस दोनों का चरित्र संदिग्ध पाया जाता है। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। कहने को बड़े बड़े वादे, मीठी मीठी बातें, लेकिन हकीकत में झूठ और कुप्रचार ही दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को विपक्ष से शिकायतें ही शिकायतें हैं। हर समय उन्हें अपनी कुर्सी जाने का डर सताता है। कभी उन्हें कोई साजिश दिखती है तो कभी विपक्ष के पास विजन न होने की शिकायत होती है। सच्चाई इसके उलट है। साजिश रचने में भाजपा की महारत में तकनीक भी किसी को संदेह नहीं, अफवाहबाजी में उनका जवाब नहीं। रही बात विजन की, तो भाजपा का विजन साफ है, समाज को बांटना और नफरत पैदा कर सामाजिक सद्भाव को नष्ट करना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सता रहा है कुर्सी खोने का डर, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि कुर्सी जाने के डर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश ने यहां एक बयान में कहा, मुख्यमंत्री को विपक्ष से शिकायतें ही शिकायतें हैं। हर समय उन्हें अपनी कुर्सी जाने का डर सताता है। कभी उन्हें कोई साजिश दिखती है तो कभी विपक्ष के पास विजन न होने की शिकायत होती है, जबकि सच्चाई इसके उलट है। उन्होंने आरोप लगाया, साजिश रचने में भाजपा की महारत में तनिक भी किसी को संदेह नहीं, अफवाहबाजी में उसका जवाब नहीं। रही बात विजन की, तो भाजपा का विजन साफ है, समाज को बांटना और नफरत फैलाकर सामाजिक सद्भाव को नष्ट करना। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हाथरस कांड की आड़ में सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री को इधर उधर की बहानेबाजी छोड़कर बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश 3.5 वर्षों में तबाही के रास्ते पर क्यों चला गया। उन्होंने कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों का ही चरित्र
चरित्र संदिग्ध है तथा इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। अखिलेश ने कहा कि कहने को बड़े बड़े वादे, मीठी मीठी बातें, लेकिन हकीकत में झूठ और कुप्रचार ही दिखाई देता है। मुख्यमंत्री योगी ना तो किसानों, नौजवानों का हित कर पाए हैं और ना ही बहू बेटियों की इज्जत बचा पाते हैं। हर तरह से असफल भाजपा सरकार प्रदेश की जनता पर भार बन गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन 21 उम्मीदवारों का चयन किया। कहलगांव से शुभानंद मुकेश, सुल्तानगंज से लल्लन यादव, अमरपुर से जितेंद्र सिंह, जमालपुर से अजय कुमार सिंह, लखीसराय से अमरीश कुमार, बरबीघा से गजानंद शाही और बाढ़ से सत्येंद्र बहादुर को टिकट दिया गया है। इसके अलावा विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ, बक्सर से संजय तिवारी, राजपुर से विश्वनाथ राम, चैनपुर से प्रकाश कुमार सिंह, चिनारी से मुरारी प्रसाद गौतम, करघर से संतोष मिश्रा, कुटुंबा से राजेश कुमार, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह, गया टाउन से अखौरी ओंकार नाथ, टिकरी से संतोष कुमार, वजीरगंज से शशि शेखर सिंह, हिसुआ से नीतू कुमारी, वारिसलीगंज से सतीश कुमार और सिकंदरा से सुधीर कुमार कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। इस चुनाव में राजद और वाम दलों के साथ तालमेल करके उतर रही कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राजद 144 और वाम दल 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान ने बीजेपी को दिया एक और झटका। ये वरिष्ठ नेता हुई एलजेपी में शामिल। जी हां दोस्तों, पटना बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सीट बंटवारे को लेकर चले द्वंद्व के बीच एनडीए में आई दरार अब खुलकर दिखने लगे हैं। बीजेपी और जेडीयू से अलग हो एलजेपी ने अलग चुनाव लड़ने की घोषणा की और जो राह चुनी है उसमें बीजेपी और जेडीयू के नाराज प्रत्याशियों का साथ भी चिराग पासवान को खूब मिल रहा है। इसी कड़ी को मजबूत करने के इरादे से बीजेपी की वरिष्ठ नेता उषा विद्यार्थी ने एबीपी से बात करते हुए कहा, बिहार को आगे ले जाने के लिए कुछ कठोर फैसला लेने की जरूरत थी। क्षेत्र के लोगों की भावनाओं का ख्याल रख ये निर्णय लेना पड़ा। साथ ही चिराग का नीतीश पर लिए गए स्टैंड से प्रभावित होते हुए बिहारी फर्स्ट के विचार पर सहमति बनने से एलजेपी ज्वाइन किया। खबर ये है कि चिराग ने उषा विद्यार्थी को पार्टी में लाने की पहल की थी। उषा विद्यार्थी पालीगंज की सीट जेडीयू को दिए जाने से संभवतः नाराज थी, चूंकि ये सीट आरजेडी से जेडीयू में आए विधायक को दे दी गई है और अब उनके भी एलजेपी से चुनाव लड़ने की चर्चा है। दल बदल की तस्वीरें इन दिनों खूब दिखेंगी। अब फैसला जनता के हाथ में है, किसे स्वीकारती है और किसे नकारती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, कांग्रेस से आए नेता को टिकट देने पर जेडीयू में बगावत, लगी इस्तीफों की झड़ी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में तो सीटों का बंटवारा हो गया है, मगर असल चुनौती अब उनके सामने है, क्योंकि चुनाव में टिकट को लेकर नेता बगावत पर उतर आए हैं। राजग में शामिल जनता दल यूनाइटेड में आने वाले नेताओं को टिकट मिलने पर पार्टी के अंदर बवाल शुरू हो गया है। दूसरे दलों से आए नेताओं को पार्टी कार्यकर्ता पचा नहीं पा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि वह खुद ही पार्टी छोड़ने लगे हैं। शेखपुरा के बरबीघा विधानसभा सीट से जेडीयू ने कांग्रेस से आए सुदर्शन कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। इससे जेडीयू के कार्यकर्ता नाराज हो गए। एक साथ कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे डाला। कांग्रेस से आए नेता को टिकट मिलने पर शेखपुरा में जेडीयू से इस्तीफों की झड़ी लग गई। बरबीघा से जेडीयू के प्रभारी डॉक्टर राकेश रंजन के साथ विधानसभा के 2 दर्जन पार्टी से जुड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, जिसमें कई प्रकोष्ठ के नेता भी शामिल हैं। बागी नेता राकेश रंजन का कहना है कि सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस में रहते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं की शुरुआत के दिनों में उपेक्षा की। पिछड़ा अति पिछड़ी जाति वाले लोगों में विकास का काम नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जेडीयू में आए विधायक को टिकट दिया जाना पार्टी कार्यकर्ताओं का अपमान है। वहीं इन इस्तीफों पर जेडीयू के जिला अध्यक्ष अंजनी कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए उन्हें राकेश रंजन के इस्तीफे की सूचना से मिली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग के सामने शिकायत लेकर पहुंची आरजेडी, प्रशासन पर दुर्भावना के साथ काम करने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी ने चुनाव आयोग के सामने प्रशासन के दावे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी नेताओं ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन उनकी पार्टी के साथ भेदभावपूर्ण तरीके से बर्ताव कर रहा है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और आरजेडी को परेशान करने का बड़ा आरोप प्रशासन पर लगाया है। आरजेडी की तरफ से मनोज झा ने चुनाव आयोग के सामने जो शिकायत की है उसमें कहा गया है कि जिला स्तर पर भी पार्टी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मनोज झा ने कहा है कि प्रशासनिक मंजूरी के बावजूद उनकी पार्टी के पोस्टर बैनर को लगाने नहीं दिया जा रहा है। आरजेडी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात करने के बाद कहा है कि आयोग की तरफ से उन्हें भरोसा दिया गया है कि वह इस मामले को गंभीरता से लेगी। मनोज झा ने कहा है कि कोरोना काल में चुनाव प्रचार
प्रचार बेहद सीमित प्रसार माध्यम के जरिए हो रहा है और ऐसे में अगर पोस्टर होर्डिंग को लगाने की मंजूरी नहीं मिलेगी तो फिर चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एलजेपी ने उतार ही दिया उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में भाजपा से अलग होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने घोषणा की कि वे भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन मंगलवार को जारी की गई एलजेपी उम्मीदवारों की सूची में एक नाम ऐसा था जिसे बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। यह लोजपा के मौजूदा विधायक राजू तिवारी हैं, जो गोविंदगंज विधानसभा सीट पर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इस संबंध में लोजपा का कहना है कि गोविंदगंज हमारी सीट है और राजू तिवारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसी स्थिति में हम उस सीट को नहीं छोड़ सकते। आपको बता दें कि चुनाव में जेडीयू के खिलाफ लोजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन पार्टी लगातार दोहरा रही है कि भाजपा के साथ उसका गठबंधन जारी रहेगा। लोजपा शुरू से 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। नवादा के सांसद चंदन सिंह ने कहा कि लोजपा जेडीयू से अलग होकर चुनाव लड़ेगी और बड़ी संख्या में सीटें जीतकर विधानसभा पहुंचेगी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एलजेपी ने घोषणा की है कि वह विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। अब यह भी बताया जा रहा है कुछ सीटों पर यह बीजेपी के साथ दोस्ताना मुकाबला करेगा। एक अन्य एलजेपी विधायक राजकुमार शाह लालगंज से विधायक हैं और यह सीट भी एनडीए के तहत भाजपा को दी गई है। ऐसे में लोजपा यहां क्या करेगी, इस पर आगे फैसला किया जाएगा। यहां लोजपा ने अपने उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह देना शुरू कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ऑफिस के बाहर जेडीयू कार्यकर्ताओं का हंगामा, मनेर से निखिल आनंद की उम्मीदवारी का विरोध। जी हां दोस्तों, इस वक्त की ताजा खबर बीजेपी कार्यालय से आ रही है। बीजेपी ऑफिस के बाहर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया है। मनेर विधानसभा सीट से आए जेडीयू के कार्यकर्ताओं में बवाल काटा है। मनेर सीट बीजेपी के पाले में जाने और वहां से निखिल आनंद को उम्मीदवार बनाए जाने की खबरों के बाद विरोध शुरू हो गया है। जेडीयू कार्यकर्ताओं की मांग है कि अगर मनेर सीट बीजेपी के पाले में गई है तब भी वहां से निखिल आनंद की वजह किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाया जाए। बीजेपी ऑफिस के बाहर मनेर विधानसभा इलाके से आए जेडीयू नगर अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद के समर्थक हंगामा कर रहे हैं। जेडीयू नगर अध्यक्ष के समर्थकों की मांग है कि कैंडिडेट बदल दिया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी पर भड़के चंद्रशेखर बोले, अभी तक परिवार से मिलने क्यों नहीं आए सीएम, दलितों से बदबू आती है क्या। जी हां दोस्तों, हाथरस कांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आक्रोश है। लोग पीड़िता के साथ सरकार के बर्ताव को लेकर नाराज हैं। ऐसे में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए, दलितों से बदबू आती है क्या। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि जिन्होंने गलत किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जब मामला सीबीआई को दे दिया हो तो एसआईटी की टीम अभी क्यों काम कर रही है। वहीं दूसरी तरह मामला सीबीआई के पास है तो जातीय पंचायतें क्यों हो रही हैं। पीड़ित परिवार को सीबीआई पर भरोसा नहीं है, इसलिए इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। आजाद का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने अब तक पीड़ित परिवार को लखनऊ क्यों नहीं बुलाया, दलितों से क्या बदबू आती है क्या। कहीं ऐसा ना हो कल इस मामले को ऑनर किलिंग घोषित कर दिया जाए। सरकार पीड़िता को न्याय नहीं दिला सकी, इसलिए अब आरोप लगा रही है। वह कहते हैं कि लंबे वक्त तक केस दर्ज नहीं किया गया, मुख्यमंत्री इतने दिनों तक क्या कर रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार, अकेले टनल में हाथ हिलाना छोड़ो, अपनी चुप्पी तोड़ो। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करना लगातार जारी है। पंजाब में 3 दिन की किसान यात्रा करने के बाद राहुल गांधी अब हरियाणा में आ चुके हैं। इस बीच बुधवार सुबह उन्होंने ट्विटर के जरिए एक और बार हमला बोला। राहुल गांधी ने लिखा कि पीएम जी, अकेले टनल में हाथ हिलाना छोड़ो, अपनी चुप्पी तोड़ो, सवालों का सामना करो, देश आपसे बहुत कुछ पूछ रहा है। पीएम जी, अकेले टनल में हाथ हिलाना छोड़ो, अपनी चुप्पी तोड़ो, सवालों का सामना करो, देश आपसे बहुत कुछ पूछ रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 3 दिन पंजाब में ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसके बाद वो मंगलवार को हरियाणा पहुंचे और यहां 2 दिन तक सभाएं करेंगे। इसके बाद दिल्ली में इस खेती बचाओ यात्रा का समापन होगा। कांग्रेस नेता ने मंगलवार को भी पटियाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीएम मोदी को निशाने पर लिया था। राहुल ने कहा था कि 3 कृषि कानूनों के जरिए किसानों को खत्म किया जा रहा है और बड़े उद्योगपतियों के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। राहुल की ओर से आरोप लगाया गया कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी को इन 3 कानूनों के बारे में नहीं पता है। कांग्रेस की ओर से कृषि कानून के मसले पर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया जा रहा है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही है। जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपने शासित राज्यों की विधानसभाओं में केंद्र द्वारा लाए गए कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर सकती है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसके संकेत भी दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
हाथरस। योगी सरकार के हलफनामे को कांग्रेस ने बताया सफेद झूठ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का हमला जारी है। इस बार कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर निशाना साधा है। मुख्य विपक्षी दल का कहना है कि सरकार पूरे मामले को घुमाने के बाद सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि हाथरस मामले में बलात्कार नहीं हुआ था। साथ ही सरकार ने पीड़ित के अंतिम संस्कार के बारे में भी झूठ बोला कि पूरे संस्कार अंतिम संस्कार द्वारा किए गए थे। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव, पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और पूर्व सांसद रजनी पाटिल ने मंगलवार को प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा का उद्देश्य मामले को गुमराह करना है। इसका पहला उद्देश्य यह साबित करना है कि यह बलात्कार नहीं हुआ था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।